स्टूडेंट, आज हम करेंगे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनमें से पहला प्रश्न है निम्न में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो इनमें से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है ये हमें देखना है। तो पहली संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा क्योंकि इसके गुणनखंड में 3 है। नेक्स्ट बी पार्ट, अगर हम 21 के गुणनखंड करेंगे तो 3 और 7 आएगा, तो इसका दशमलव प्रसार भी शांत नहीं होगा। नेक्स्ट सी पार्ट है बटे 15, तो 6 को 3 से काटेंगे 2 आएगा और 15 को 3 से काटेंगे तो 5 आएगा। तो इस तरीके से 2/5 आ जाएगा। जिसके आर के गुणनखंड में 2 और 5 होता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। तो इसके गुणनखंड में कितना आया है? हर के गुणनखंड में कितना आया है? 5 आया है। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या छांटनी इनमें से कौन सी है चारों में से? तो पहला देखते हैं ऑप्शन 5 माइनस √2। ये √2 रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ये तो परिमेय संख्या हो नहीं सकती। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं कितना 6 माइनस √9, तो 9 बाहर निकल सकता है, इसलिए देखते हैं 6 माइनस √9। तो 6 माइनस ये 9 रूट से बाहर निकल जाए, कितना आ जाएगा? 3। तो इस तरीके से कितना आ गया? 3 आ गया। तो 3 क्या होता है? परिमेय संख्या है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सही बी होगा। आगे के ऑप्शन नहीं देखेंगे, बस जब यही सही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें कहा गया x बराबर -1 तथा y बराबर -x + 5 का प्रतिच्छेद बिंदु है। x बराबर -1 का और y बराबर -x + 5 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। मतलब x का मान इसमें रख देंगे, तो y बराबर -x की जगह क्या रखेंगे? -1 रख देंगे, प्लस कितना? 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा? 6। तो x का मान -1 है और y का मान कितना है भाई? 6 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? लास्ट डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। दिया है लेस है 132 और 288 3168 है, में से निकालना है 132 और 288 का। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो यानी में से गुणा लेस है। तो यहाँ दो संख्या 132 है और दूसरी कितनी है? 288 बराबर लेस है दिया गया है, में से निकालना है। तो HCF जो का 2 और लेस की जगह कितना लिखेंगे? 3168। अब ये गुणा में है तो इधर क्या में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। 132 गुणा 288 और नीचे कौन आ जाएगा? 3168 आ जाएगा, बराबर कौन आ जाएगा? HCF यानी कि में से। तो अब इसे भाग देंगे भाई, 288 से काट देंगे, 288 कम 288 28 बच जाएंगे और फिर 8 का उतार लेंगे, 288 कम 288। अब 11 से भाग देंगे 132 को, 11 कम 11 और 11 दूनी 22। तो इस तरीके से जो HCF होगा यानी कि जो में से हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कहा है? समीकरण kx + 2y बराबर 5 3x + y बराबर 1 का कोई हल नहीं है यदि k का मान होगा। तो इसमें बताना है k का मान क्या होगा यदि इन दोनों समीकरणों कोई हल नहीं है। हम जानते हैं अगर दो समीकरणों कोई हल नहीं होता तो क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता कौन? c1/c2 के। तो यहाँ पे देखेंगे a1 कितना है? k बटे a2 कितना है? 3। इसी तरीके से b1 कितना है? 2 बटे b2 कितना है? 1। हमें तो k का मान निकाला है, इन दोनों की क्या कर लेंगे? क्रॉस गुणा कर लेंगे। k बराबर 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। द्विघात समीकरण x² बराबर 11x - 8 का विविधकर है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना कौन सा इस समीकरण का विविधकर है। तो सबसे पहले समीकरण उतार लेते हैं। x² बराबर 11x - 8 बराबर 0 लाएंगे तो x² - 11x + 8 बराबर कितना आ जाएगा? 0। उसके बाद तुलना कर लेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना। जब तुलना करेंगे तो a का मान 1 आ जाएगा, b का मान -11 आ जाएगा और c का मान
8 आ जाएगा। उसके बाद में विस्तार का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे तो बी की जगह -11 उसका वर्ग -4, ए की जगह 1 लिखेंगे और सी की जगह 8। जब 11 का वर्ग करेंगे 121 माइनस 4 8 कितना हो जाएगा 32। 121 में 32 घटाएंगे तो 89 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। 7 द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस px प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 3 है तब p का मान होगा। तो एक मूल जो होता है वो x का मान होता है, तो इसलिए x की जगह हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। समीकरण उतार लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस px प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 3 है, तो यानी x का मान होता है मूल, तो x बराबर 3 रखने पर x की जगह 3 रखेंगे। यहाँ 3 इंटू 3 की पावर 2 माइनस p इंटू एक्स की जगह 3 प्लस 3 बराबर 0। 3 गुणा जब 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस 3 की p में करेंगे 3p प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 0। और यहाँ 9 × 27 माइनस 3p प्लस 3 बराबर कितना 0। 27 और 3 ये जुड़ जाएंगे तो 30 माइनस 3p बराबर कितना 0। हमें p का मान निकालना है, तो माइनस 3p बराबर माइनस के 30। अब ये 3 माइनस का गुणा में भाग में आ जाएगा, माइनस 30 बटे माइनस के 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, p बराबर 10 आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हों। दूसरा, यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात अथवा समानुपाती हों। उपयुक्त दोनों यानी दोनों हो सकते हैं। अगर दोनों में से कोई से एक कंडीशन हो जाए तो त्रिभुज समरूप होंगे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि अगर एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के दोनों को संगत कोण बराबर हैं तो एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। और अगर भुजाओं का अनुपात भी समान है तो ट्रिपल एस समरूपता के द्वारा दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन 3 क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यदि बिंदुओं -6,5 और b -2,3 को मिलाने वाले रेखखंड का मध्य बिंदु p a/3,4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बताया है कि इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है, p है, हमें a का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a व b का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। a कितना है -6,5 है और b कितना है -2,3 है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला, मध्य बिंदु अगर हमें निकालना है दो बिंदुओं का, होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो इसमें क्या करेंगे, हम मान रख देंगे। x1 की जगह कितना -6 प्लस x2 की जगह कितना -2 बटे कितना 2 कोमा। इसी तरीके से y1 की जगह 5 प्लस y2 की जगह 3 बटे कितना 2। तो यहाँ दोनों ही माइनस के जुड़ जाएंगे, -6 -2 -8 बटे 2 आ जाएगा, कोमा यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 बटे 2 प्लस के, और जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 कोमा +4। ये हमने निकाला मध्य बिंदु -4 +4। हमें दिया है, इन्होंने दिया है कि जो मध्य बिंदु है वो कितना a/3 और कोमा 4 है। तो दोनों क्या करेंगे, बराबर रख देंगे। a/3 कोमा 4 बराबर होगा -4 के। तो तुलना करेंगे तो a/3 बराबर कितना हो जाएगा -4 के। तो a बराबर -4 गुणा 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा -12। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी करेक्ट होगा, -12। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चित्र में D समांतर BC, जो D है वो किसके समांतर है, BC के समांतर है। AD 3 सेंटीमीटर है और DB 4 सेंटीमीटर है और DE 6 सेंटीमीटर है। तो BC ज्ञात करनी है, ये साइड हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। छोटे वाले ADE को ABC के समरूप दिखाएंगे। अगर हमें इधर की साइड निकालनी होती तो इसमें थेल्स पर में लगाते, लेकिन हमें नीचे वाली साइड निकालनी है तो इसलिए इन दोनों त्रिभुजों क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में लेंगे। कोण A बराबर कोण A क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ। उसके बाद में D जो होगा वो B के बराबर होगा, इन्हें कहते हैं संगत कोण। ADE बराबर ABC के, इन्हें कहते हैं हम संगत कोण।
ये अगर दो रेखाएं समांतर हैं, उन्हें तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण इसके बराबर होता है, इन्हें बोला जाता है संगत कोण। जब हमने दो कोण बराबर दिखा दिए तो एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। और अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, यानी कि AD बटे कौन आएगी AB बराबर कौन से आएगी DE बटे कौन से आएगी BC और बराबर होगी AE बटे AC। AEAC हमें नहीं निकालनी, हम AD का मान रख देंगे। AD का मान 3 है, AB का मान 3 + 4 पूरी हो जाएगी, बराबर D का मान 6 है, BC हमें निकालनी है। तो 3/7 बराबर 6 बटे कितना हो जाएगा BC। उसके बाद में क्रॉस गुणा कर लेंगे, 3 × BC बराबर 7 × 6, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 42/3 हो जाएगा। और जब 3 से भाग देंगे तो BC बराबर कितना आ जाएगा 14। इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रम से 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं तो हमें क्या में निकालना है, परिमाप में अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल में अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज के परिमापों का अनुपात उसकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो हमें पता है परिमापों का अनुपात कैसे निकालेंगे, पहले वाले त्रिभुज का परिमाप बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, मतलब कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो यही क्या होगा, भुजाओं का अनुपात भी यही होगा, भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 ही हो जाएगा। हमें निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो अतः क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होगा, हम भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर देंगे। जब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9। इस तरीके ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा ऑप्शन है 4:1, चौथा ऑप्शन है 1:4। तो देखते हैं, त्रिभुज ABC है, ABC ये कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, और दूसरा BDE है, और D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, D यहाँ है BC का मध्य बिंदु है। इस तरीके से BDE ये त्रिभुज हो गया समबाहु। जब दोनों त्रिभुज समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, और हमने भी पढ़ा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, भुजाएं ले लेते हैं संगत। इसकी हमने भुजा ले ली कौन सी, BC, और इसकी हमने भुजा ले ली कौन सी, BD, और का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, हमें पता है D जो है कि इसका BC का मध्य बिंदु है,
इसलिए जो BD होगा वो 1/2 BC होगा। तो लिखेंगे BC बटे BD की जगह लिख देंगे 1/2 BC का वर्ग। BC से BC कट जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 2/1 का वर्ग। तो यहाँ कितना 4:1, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 बराबर होता है। तो यहाँ पे मान रखेंगे 1 माइनस टेन 45 का मान 1 होता है उसका वर्ग, बटे 1 प्लस टेन 45 का मान 1 होता है उसका वर्ग। ऊपर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है, नीचे 1 प्लस 1 का वर्ग 1, तो ऊपर 0 नीचे 2, तो 0 ही आ गया। अब 0 देखते हैं कोस 90 का मान होता है या साइन 90 का या टेन 90 का या साइन 45 का। तो हमें पता है कोस 90 का मान 0 होता है। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है कि कोस ए का मान √3/2 है, तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है कोस ए बराबर कितना √3/2। तो देखते हैं कोस में कितने डिग्री का मान होता है, ये होता है कोस 30 का। इस तरीके से कोस से कोस हट जाएगा, ए बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। और हमें निकालना है साइन 2a का मान, साइन 2a की जगह क्या रख देंगे 30। तो यहाँ साइन 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। इस तरीके से ऑप्शन पहला ही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि एक वर्ग का परिमाप और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बताया गया है वर्ग का जो परिमाप है वो किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के। वर्त में त्रिज्या होती है और वर्ग में भुजा होती है, तो दोनों का परिमाप बराबर है। तो वर्त का परिमाप होता है यानी परिधि 2πr होती है, जबकि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा होता है। हमें क्या निकालना है, भुजा में और त्रिज्या में संबंध निकालना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात बताएंगे। यहाँ 2π का मान रखेंगे 22/7 इंटू r बराबर 4 गुना भुजा। यहां से हम r का मान निकाल लेते हैं, r बराबर 4 गुना भुजा, और ऊपर चल जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 2 गुना 22। 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 11। तो r बराबर कितना हो जाएगा 7/11 और गुना क्या आ जाएगा भुजा। हमें निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। पहले वर्ग का है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई πr²। बाद में कहा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रख देंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना r की जगह कितना लिखेंगे 7/11 गुना भुजा और उसका वर्ग कर देंगे, और बटे में कितना आएगा भुजा का वर्ग आ जाएगा। उसके बाद सोल्व करते हैं, यहाँ 22/7 गुना यहाँ 7/11 गुना 7/11 2 बार लिखा जाएगा, और गुना कितना आ जाएगा भुजा का वर्ग आ जाएगा, और बटे में क्या है भुजा का वर्ग पहले से लिखा हुआ है। तो भुजा के वर्ग से भुजा का वर्ग कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 11 से 2 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से ऊपर 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, और अनुपात नीचे कितना आ जाएगा 11। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक शंकु तथा अर्धगोले के आधार और आयतन समान है, तब उनकी ऊंचाइयों में अनुपात होगा। शंकु का और अर्धगोले का, आधार का मतलब त्रिज्या समान है और आयतन भी समान है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h बराबर किसके, अर्धगोले का आयतन या 2/3 πr की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमें दोनों की ऊंचाइयों में अनुपात बताना है। पहले शंकु का है तो h ऊपर आना है, और अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। तो उसके बाद में क्या करेंगे, r² इंटू h अपोन में कितना ले आएंगे r की घात 3, 2/3 पाई, और ऊपर चल जाएगा 3/1 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा पाई। इस पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे r² से 2 घात कट जाएगी, तो h/r बराबर कितना हो जाएगा 2/1, मतलब h अनुपात r बराबर कितना हो जाएगा 2:1, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कहा गया है 1 से 15 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से 15 तक सम संख्याएं देखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब इनका हमें समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, यानी 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 +
14 और बटे कितनी है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 और 12 42 56, यानी कौन सा ऑप्शन बी क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बताया गया है कि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 है। माध्य दिया गया है, माध्य बराबर 20.5 और माध्यिका बराबर कितना है 20 है। क्या निकालना है हमें, बहुलक होगा। तो बहुलक बराबर हमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना है, संबंध पूछा जाता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। 3 गुणा माध्यिका की जगह कितना लिखेंगे 20 माइनस 2 गुणा माध्य की जगह लिखेंगे 20.5, यहां गुणा करेंगे 20 या 60 आ जाएगा, माइनस इन दोनों की गुणा करते हैं तो 41 आ जाएगा। जब 60 में से 41 घटाएंगे तो 19 बच जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कहा गया आंकड़ों की माध्यिका होगी, इनकी माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम या घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो हम इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। पहले 8 आ जाएगा, फिर 14, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 20, 34, 35, 38 और 45 हो जाएगा। अगर हम इनकी काउंटिंग करें तो ये सम संख्याएं हैं, हमें माध्यिका बतानी है। माध्यिका बीच वाले टर्म होते हैं, आसानी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। अगर बहुविकल्प क्वेश्चन में आता है तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बीच के 2 पद बचेंगे 19 और 20। माध्यिका अगर निकालनी है, माध्यिका बराबर हो जाएगा 19 प्लस 20 बटे 2, तो 2 से भाग करेंगे यानी 39, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 19.5, यानी ऑप्शन डी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार तथा से कम प्रकार की संचय बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होता है। तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम से अधिक प्रकार का त्वरण खींचते हैं, से कम प्रकार का त्वरण खींचते हैं, तो जब जहां दोनों प्रतिच्छेद करते हैं उनके भुज से हमें माध्यिका प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।